चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया था बीच में, कोई दिक्कत नहीं है। ओके फाइन। यहाँ पे अब सबने ज्वाइन भी कर लिया है। करते हैं स्टार्ट। तो हम डिस्कस ये कर रहे थे कि लास्ट क्लास में हमने प्रोडक्शन के बारे में सब कुछ डिस्कस कर लिया था, जो मेन कॉन्सेप्ट्स थे रिगार्डिंग आइसोक्वांट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोक्वांट्स, लॉज ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन भी था, जिसकी हेल्प से हम लोग लॉज ऑफ रिटर्न्स टू स्केल के फेजेस निकालते थे। राइट, 3 फेज होते थे, इंक्रीजिंग रिटर्न्स, डिक्रीजिंग रिटर्न्स एंड कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। ठीक है, उसके बाद हमने बेटा आइसोकॉस्ट स्टार्ट कर लिया था, आइसोकॉस्ट लाइन का। आइसोकॉस्ट लाइन का मतलब समझा था हमने, जैसे कंज्यूमर के लिए एक बजट लाइन होता है, ठीक है, वैसे ही प्रोड्यूसर के लिए क्या होगा, आइसोकॉस्ट लाइन होगा। कि कितना तुम्हारे पास रिसोर्सेज हैं, कितनी तुम्हारे पास इनकम है, और उसी इनकम की हेल्प से तुम कितना एक्सपेंडिचर कर सकते हो ऑन दी इनपुट्स। ठीक है, सो दैट कि वो इनपुट्स आपको हेल्प करेंगे आउटपुट को कन्वर्ट करने। तो ये आपका आइसो कॉस्ट लाइन था, विच इज इक्वल टू द बजट लाइन, और हमने उसका डिराइवेशन भी किया था विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, जिसमें हमने देखा था कि एक प्रोड्यूसर है, एक फर्म है जिसके पास 1000 रुपए थे। ठीक है, उसको वो 1000 रुपए दो फैक्टर इनपुट्स पे स्पेंड करने थे। एक था लेबर और एक था कैपिटल। ठीक है, लेबर का प्राइस 10 रुपए था और कैपिटल का प्राइस 20 रुपए था। तो हमने फिर वो कॉम्बिनेशंस बना लिए थे 10-20 रुपए के लेके। ठीक है, और क्वांटिटी जो हमें मिली थी, एक डिक्रीज हो रही थी, एक इंक्रीज हो रही थी। फिर हमने डायग्राम पे प्लॉट किया और उसकी हेल्प से हमें एक स्ट्रेट लाइन मिला, विच वाज आइसोकॉस्ट लाइन। ठीक है, अब वो स्ट्रेट लाइन क्यों था, वो रीजन मैंने आपको लिखवा दिया था, बिकॉज ऑफ द प्राइस रेशियो। प्राइस रेशियो जो दो गुड्स के थे, वो हर एक कॉम्बिनेशन पे कांस्टेंट थे। 10:20 का रेशियो था सब कॉम्बिनेशन पे, प्राइसेस चेंज नहीं हुए। तो क्योंकि आपके प्राइसेस कांस्टेंट होते हैं, इसी वजह से आपका जो लाइन बनता है आइसोकॉस्ट लाइन, वो कोई कर्व नहीं होता, ना तो कॉनकेव शेप ना तो कॉन्वेक्स शेप, लाइक वो स्ट्रेट लाइन होता है डायरेक्ट। ठीक है, एकदम स्ट्रेट डाउनवर्ड स्लोप। तो ये हमने बात करी थी अबाउट द आइसोकॉस्ट लाइन। आज छोटा सा टॉपिक रह गया प्रोडक्शन फंक्शन का। जैसे हमने लास्ट में कंज्यूमर में पढ़ा था कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, आज हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट ऑप्टिमाइजेशन विद लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो उसके बारे में अब हमें पढ़ना है आज यहाँ पे। तो कर लेते हैं स्टार्ट बेटा। ठीक है, प्रोडक्शन का बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट वो करके आज कॉस्ट स्टार्ट करना है। चलिए स्टार्ट करेंगे। क्योंकि हम प्रोडक्ट ऑप्टिमाइजेशन पढ़ रहे थे, तो अब हमें ये पता करना है कि विद द हेल्प ऑफ आइसोक्वांट्स एंड आइसोकॉस्ट लाइन प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन होगा किस पॉइंट। ठीक है, जैसे कि आपने कंज्यूमर्स में बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व को निकाला और उसके बाद आपने कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम फाइंड किया। ठीक है, तो तब आपका आया था कि क्या क्वांटिटी खरीदनी चाहिए कंज्यूमर को, सो दैट कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। ठीक है, यहाँ पे भी हम वही बात करेंगे। तो देखिए हेडिंग डालेंगे बेसिकली यहाँ पे प्रोडक्ट ऑप्टिमाइजेशन का। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करने जा रहे हैं, हम वो ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ढूंढ रहे हैं जहां पे दो इनपुट्स को यूज करके, ठीक है, हमने मैक्सिमम क्वांटिटी बनाई। प्रोडक्ट ऑप्टिमाइजेशन विद लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स, विद लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स। आपको अपने कॉस्ट कॉम्बिनेशंस, जो भी फैक्टर्स के कॉस्ट थे, उनके कॉम्बिनेशंस को हेल्प लेके आपको प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन निकालना है। ठीक है, दिस इज प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, तो इसमें क्या है कि नेसेसरी कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में वो दो कंडीशंस थे, वैसे यहाँ पे भी प्रोडक्ट ऑप्टिमाइजेशन की एक कंडीशन है, आपको वो एक कंडीशन आपको भूलना नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हेडिंग डालेंगे कंडीशन ऑफ प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन। मेनली एमसीक्यू में ना आपको यही आता है, ये कंडीशन। ठीक है, डायग्राम तो पूछ नहीं सकते एमसीक्यू में,
ओके। या फिर आपको डायग्राम भी बना के दे सकते हैं, नो मैटर, इस कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको, ठीक है। एक छोटा सा डायग्राम बना दिया और पूछ लिया कि बताओ यहाँ पे प्रोडक्ट ऑप्टिमाइजेशन किस पॉइंट पे हो रहा है। तो कंडीशन डायग्राम फिगर किसी से भी पूछ सकते हैं, बट मेनली वो लोग कंडीशन पूछते हैं। तो कंडीशन जो आप लोग को ध्यान में रखना है वो एक ही कंडीशन यहाँ पे है मेनली, वो है स्लोप ऑफ आइसोक्वांट, स्लोप ऑफ आइसोक्वांट is equals to the slope of isocost line, isocost line। जैसे आपका इंडिफरेंस कर्व में कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम में कैसे आता था इक्विलिब्रियम, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व शुड बी इक्वल टू द स्लोप ऑफ बजट लाइन, ठीक है। वैसे ही आपका समझ लो ये प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, वैसे तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम हम एमआरएमसी से भी निकालते हैं, ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट, वो तो हम डिस्कस करेंगे ही क्योंकि मेन प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम वहीं पे होता है, ठीक है। यहाँ पे हम प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन की बात कर रहे हैं। प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन मतलब वो कौन सा कॉम्बिनेशन जहाँ पे हमें मैक्सिमम आउटपुट मिल रहा है। तो मैक्सिमम आउटपुट आपको तब मिल सकता है जब आपका स्लोप ऑफ आइसोक्वांट शुड बी इक्वल टू द स्लोप ऑफ आइसोकॉस्ट। तो स्लोप ऑफ आइसोक्वांट कौन मेजर करता है बताइए, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व कौन मेजर करता था। अगर आपको ये ध्यान है तो आप ये बता सकते हो कि स्लोप ऑफ आइसोक्वांट कौन मेजर करेगा, बताइए, आप ही बताओ मुझे, स्लोप ऑफ आइसोक्वांट कौन मेजर करेगा। यस, वेरी गुड ऋतु। स्लो आपने जो बताया, चलो मुझे यही बता दो, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व कौन मेजर करता था, इतना तो ध्यान होगा ना। स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, ऋतु एकदम ठीक कहा आपने। बाकी लोग भी बताओ भाई, हमने इंडिफरेंस कर्व कंप्लीट कर लिया है, बड़े अच्छे से समझा था, वेरी गुड। अब आने स्टार्ट हुए रिस्पॉन्सेस। स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व था हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, ठीक है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। तो अगर स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन था तो यहाँ आइसोक्वांट का स्लोप कौन हो सकता है, वेरी गुड, करेक्ट ओजस्विनी। स्लोप ऑफ आइसोक्वांट मेजर करेगा मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन। हमने समझ लिया था मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन बिटवीन लेबर एंड कैपिटल should be equals to the price of labor divide by price of capital। ये है कंडीशन, ठीक है। MRS between labor and capital should be equal to the price of labor divide by price of capital, because slope जो होती है आइसोकॉस्ट लाइन की वो यही होती है। तो ये होता है हमारा कंडीशन ऑफ द प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन। MRTS between labor and capital should be equal to the price of labor divide by price of capital। अब इसी को डायग्राम पे प्लॉट कर लेते हैं। यहाँ पे जो डायग्राम बनेगा ना उसमें आपके आइसोकॉस्ट लाइन में यहाँ पे ज्यादा दिखाऊंगा, क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन की तो बात कर ही रहे हैं, ठीक है। उसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि लीस्ट कॉस्ट कहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो हमें बेसिकली ये दिखाना है। अब वो लीस्ट कॉस्ट हो तो कहीं भी सकता है बेटा, कंडीशन बस यहाँ पे ये है कि लीस्ट कॉस्ट वहां होगा जहां पे आपका MRTS और प्राइस ऑफ लेबर और प्राइस ऑफ कैपिटल इक्वल हो। तो सपोज करो ये एक बजट लाइन है, ये दूसरी बजट लाइन है विच इज आइसो कॉस्ट लाइन, ठीक है। बार बार बजट लाइन में बोल रहा हूँ बट बजट लाइन मतलब ये प्रोड्यूसर का बजट लाइन, ठीक है। तो सपोज करो यहाँ पे तीन आइसो कॉस्ट लाइन है, तीन बजट लाइन है प्रोड्यूसर की। ये है AB, ठीक है, ये समझ लो ये है PQ और ये है MN, ठीक है। सपोज कर लो ये सब एक इमेजिनरी है, ठीक है, हम कोई फिगर्स की हेल्प नहीं ले रहे हैं, बस ऐसे ही डायग्राम बना के समझ रहे हैं, ठीक है। तो क्योंकि जो हमारा कंडीशन है अगर वहां पे वो दोनों इक्वल हो जाए तो नॉर्मल सी बात है आपका प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन होगा। तो सपोज करो ये तीन कॉस्ट फिगर है आपके पास, ठीक है। अब आपका जो ये है स्लोप ऑफ आइसोक्वांट, ये आपने आइसोकॉस्ट लाइन को बना दी तो इसकी बात पूरी, ठीक है। अब हम इसकी बात करते हैं। आइसोकॉस्ट लाइन कॉन्वेक्स होता था, तो सपोज करो ये इसके टेंजेंट है, यहाँ पे है ये इसके टेंजेंट। आइसोक्वांट ऐसा ही होता था, कॉन्वेक्स शेप I Q
ठीक है, दिस इज आइसो पॉइंट। तो ये जो टेंजेंट है ना, ये इस पॉइंट पे, मतलब ये इक्वल जो है आइसोकॉस्ट लाइन और आइसोक्वांट लाइन, वो इस पॉइंट पे है। इस पॉइंट का नाम दो ई। ठीक है, तो आप समझ जाओ जहां पे आपका आइसोकॉस्ट लाइन और आइसोक्वांट लाइन इक्वल हो गए, वही आपका हो जाएगा प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन, क्योंकि कंडीशन तो यही थी ना। दिस इज द पॉइंट वेयर प्रोडक्शन इज ऑप्टिमाइज्ड। प्रोडक्शन इज ऑप्टिमाइज्ड का मतलब क्या है? ये वो पॉइंट है जहां पे जितने पैसे थे तुम्हारे पास, उतना ही यूज करके तुमने फैक्टर इनपुट्स का यूटिलाइज किया आउटपुट में। ठीक है, अगर तुम इस पॉइंट पे जाओगे तो इसका मतलब क्या है? कॉस्ट ज्यादा इनकर करनी पड़ रही है। कॉस्ट तब ज्यादा इनकर कर सकते हैं जब बजट हमारे पास ज्यादा हो, पर अभी यहाँ पे बजट हमारे पास इस लेवल का नहीं है। अगर आप इस पे आते हो तो इसका मतलब क्या है कि आपने इनकम के पार्ट बचा रखे हैं, आपने पूरा स्पेंड नहीं किया है। ठीक है, यहाँ पे होने का मतलब क्या है कि आपने फुल यूटिलाइज किया है अपने वैल्यू को, अपने कॉस्ट को इन दी प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो ये होगा आपका प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन। ई पॉइंट। ठीक है, इतनी सी बात है और कुछ नहीं है। मेन आपको ध्यान रखना है आपका कंडीशन। ठीक है, और अगर डायग्राम ऐसे बन के आ जाए तो जहां पे ये दोनों इक्वल हो ना, उस पॉइंट को बना देना तुम अपना प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, तो बस इतनी सी बात होती है बेटा। यही बात थी जो मुझे डिस्कस करनी थी, छोटा सा टॉपिक था प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन का, यहाँ पे आके खत्म हो गया। ठीक है, हमारा टॉपिक प्रोडक्शन का। ओवरऑल जो टॉपिक इंपॉर्टेंट थे वो हमने लास्ट 3 क्लासेस में डिस्कस कर ही लिए थे। ठीक है, ये बहुत लीस्ट ही बनता है आपका क्वेश्चन, आ भी जाता है नहीं भी आता है, बट द इम्पोर्टेंट इज व्हाट? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, शॉर्ट रन, लॉन्ग रन, फिक्स्ड फैक्टर, वेरिएबल फैक्टर। ठीक है, लॉज ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, ये आपके ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो अब आगे बढ़ेंगे, थ्योरी ऑफ कॉस्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थ्योरी ऑफ कॉस्ट में आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट। ठीक है, टाइम रहा तो हम अपने शॉर्ट रन कॉस्ट को स्टार्ट कर लेंगे। जैसे थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन में शॉर्ट रन था और लॉन्ग रन था, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। कॉस्ट में भी आपका शॉर्ट रन कॉस्ट और लॉन्ग रन कॉस्ट है। ठीक है, तो वो हमें डिस्कस करना है एक बार यहाँ पे। चलिए स्टार्ट करेंगे अब। चलिए हेडिंग डालेंगे थ्योरी ऑफ कॉस्ट। हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना थ्योरी ऑफ कॉस्ट अब। ठीक है, नया यूनिट, ध्यान से समझना इसको। इसमें इतने सारे रिलेशनशिप्स होते हैं ना कॉस्ट के बीच में। एक तो सबसे पहली बात, इसमें इतने सारे कॉस्ट मिलेंगे तुम्हें। फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, बहुत सारे कॉस्ट होंगे आपके, हर एक कॉस्ट को ध्यान से पढ़ना है। चलो थ्योरी ऑफ कॉस्ट में अब हमें सबसे पहले एक इंट्रो देना है कि कॉस्ट होता क्या है। तो नॉर्मल सी बात है, अगर आप कॉस्ट को डिफाइन करोगे तो ऐसे ही करोगे ना। कॉस्ट रेफर्स टू दी, कॉस्ट रेफर्स टू दी एक्सपेंडिचर इनकर्ड, एक्सपेंडिचर incurred on the production of goods and services। ठीक है, on the production of goods and services। क्योंकि लास्ट टॉपिक में तो हमने यही बात किया था कि हाउ वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, हम किसी भी वस्तु को बनाएंगे कैसे, वो हमने प्रोडक्शन में बात किया था। बट बेटा सिर्फ प्रोडक्शन करना ही तो इम्पोर्टेंट नहीं होता,
प्रोडक्शन के साथ साथ तुम कितना कॉस्ट इनकर कर रहे हो उस प्रोडक्शन में, ये भी तो इम्पोर्टेंट है। कितने टाइप की कॉस्ट आप इनकर कर सकते हो, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो प्रोडक्शन करना तो हमारा एम है ही, ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा बिके। बट ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करने के चक्कर में ये भी तो ध्यान रखोगे ना कि कॉस्ट तो ज्यादा नहीं आ रही, क्योंकि कॉस्ट ज्यादा आएगी तो तुम्हारा जितना भी सेलिंग प्राइस होगा उसमें से कॉस्ट ले जाएगा, ठीक है, और प्रॉफिट मार्जिन फिर कम बचेगा। तो एम क्या होना चाहिए प्रोड्यूसर का, रैशनल प्रोड्यूसर का? प्रोड्यूसिंग लार्जर क्वांटिटी एट मिनिमम कॉस्ट या एट ऑप्टिमम कॉस्ट। ठीक है, हायर कॉस्ट पे बनाना इज नॉट प्रॉफिटेबल। तो हम क्यों कॉस्ट कर रहे हैं? सो दैट कि वी गेट टू नो कि कितना प्रोडक्शन हमें करना चाहिए गुड्स एंड सर्विसेज का, सो दैट कॉस्ट भी कवर हो जाए, मिनिमम कॉस्ट आए, ऑप्टिमम कॉस्ट आए, और हमें ज्यादा लॉसेस ना हो, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। ठीक है, तो दिस इज द लॉजिक बिहाइंड स्टडिंग कॉस्ट। तो कॉस्ट को हमने डिफाइन कैसे किया कि हर एक खर्चा जो हम गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में करते हैं वो हमारा कॉस्ट कहलाता है। ठीक है, अब ये खर्चे किस टाइप से हो सकते हैं? beginning from the purchase of raw materials and ending to the conversion of this raw material into finished products। जितने भी इस बीच में खर्चे आए सब कॉस्ट कहलाएगा। आपने रॉ मटेरियल खरीदा, कॉस्ट इनकर करी। ठीक है, आपने मशीनरी खरीदा, आपने कॉस्ट इनकर करी। आपने लेबर लगाए, आपने कॉस्ट इनकर करी। ठीक है, उनको वेजेस तो दोगे ना, ओके, ये तुम्हारी कॉस्ट ही है। ठीक है, आपने एडवर्टाइजमेंट करा उसको बेचने के लिए। ठीक है, आपने मार्केटिंग एक्सपेंसेस किए, आपने सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस किए। तो यार जितने भी खर्चे कर रहे हो एक प्रोडक्शन करने में गुड्स का, तो वो फाइनल जाके गुड्स में तो ऐड होगा उसकी वैल्यू। ठीक है, तो यही कॉस्ट कहलाता है आपका। ओके, तो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ कॉस्ट। नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट, वेरियस टाइप्स ऑफ कॉस्ट कॉन्सेप्ट्स, ये ध्यान रखना है। वेरियस कॉस्ट कॉन्सेप्ट्स, यहां से मेन हमारा कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है। ठीक है, जहां से पेपर में क्वेश्चन बन सकते हैं। वेरियस कॉस्ट कॉन्सेप्ट्स, तो सबसे पहला जो कॉस्ट कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन जहां पे बनते हैं, वो है एक्सप्लिसिट कॉस्ट। ये इकोनॉमिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट कॉस्ट होता है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट, इसको समझेंगे अभी हम, थोड़ा सा डिटेल एनालिसिस करेंगे इसका। थोड़ा बहुत किसी को आइडिया है व्हाट इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट? पढ़ा है आपने ये, ठीक है, याद ना हो वो अलग बात है, बट थोड़ा टॉपिक सुना है एक्सप्लिसिट कॉस्ट या इम्प्लिसिट कॉस्ट का, जिसने भी को पढ़ा है इतना बताओ। एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट आप लोगों ने पढ़ा है, थोड़ा बहुत भी ध्यान है? ओके, हाँ, मतलब यही होता है कि एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट पे आप लोग कम ही ध्यान देते हो, बट बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इकोनॉमिक्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉस्ट मानी जाती है। चलो डिस्कस कर लेते हैं एक बार। ठीक है, अगर सुना भी और याद भी नहीं है तो चलो अब याद आ जाएगा। पहले थोड़ा सा लिख लो, फिर मैं डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, बीच बीच में समझाना और लिखना साथ नहीं चलेगा, थोड़ा सा लिख लेते हैं। इट इज द एक्चुअल कॉस्ट, इसको ध्यान से समझना। ठीक है, इट इज द एक्चुअल money expenditure, it is the actual money expenditure incurred on inputs and payment made to outsiders, and payment made to outsiders for, this is outsiders, for hiring their factor services, for hiring their factor services। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, कुछ एग्जाम्पल्स। फॉर एग्जाम्पल, prices paid
for the factor inputs used in production और क्या हो सकता है, wages paid to labor, prices of raw materials, fuel and power expenses, रेंट, ठीक है, रेंट भी हो सकता है, एंड इंटरेस्ट ऑन मनी borrowed for doing business, चलो सबसे पहले मैं तुम्हें एक्सप्लिसिट कॉस्ट समझाता हूँ, ठीक है, फिर इम्प्लिसिट कॉस्ट की बात करेंगे। ये लिख लीजिए 2 पॉइंट एक्सप्लिसिट कॉस्ट के बारे में। तो पहले मैंने क्या लिखा है एक्सप्लिसिट कॉस्ट में, दैट इट इज द एक्चुअल मनी एक्सपेंडिचर, ठीक है, which is incurred on inputs and payment made to the outsiders for hiring their factor services। देखो सिंपल सी बात है, जब भी आप प्रोडक्शन करते हो गुड्स एंड सर्विसेज का, ठीक है, तो उसके लिए आप बहुत सारी सर्विसेज अवेल करते हो, क्योंकि प्रोडक्शन करने में ना बहुत सारी चीजों का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल रॉ मटेरियल, फॉर एग्जाम्पल कैपिटल, लेबर, ठीक है, एंड सो मेनी थिंग्स। तो जब भी आपको प्रोडक्शन करना है, उस प्रोडक्शन को करने के लिए आपने एक्चुअली में कितना एक्सपेंडिचर किया है इन दी फॉर्म ऑफ मनी, ठीक है, पैसा निकल रहा है तुम्हारे जेब से इसमें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पैसे का आउटफ्लो हो रहा है, ठीक है, कि आपने सर्विसेज अवेल करी और आपने इन रिटर्न उनको पैसे दे दिए, ठीक है। तो भाई काम तुम कुछ भी करो, एक गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए जो तुम्हें जो भी ऑर्डर करना है तुम करो, जिसको भी तुम्हें अपॉइंट करना है एज अ लेबर तुम करो, ठीक है, जो भी प्रोडक्शन में यूज होगा तुम सब चीज खरीद सकते हो, बट जितनी भी कॉस्ट आएगी, जितनी भी कॉस्ट तुम इनकर करोगे, वो सब इंक्लूड किया जाएगा इन द प्रोडक्शन, और उसी कॉस्ट को हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट। ये वो कॉस्ट होते हैं जो विजिबल होते हैं, जिसको हम रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, इसीलिए हम इनको अकाउंटिंग कॉस्ट भी बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अकाउंटिंग कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट को हम अकाउंटिंग कॉस्ट भी बोलते हैं, क्योंकि हर एक खर्चे का रिकॉर्ड किया जाएगा यहाँ पे, अकाउंटिंग कॉस्ट, ओके, अकाउंटिंग कॉस्ट भी बोला जाता है। जैसे आप अकाउंट्स में जितने भी एक्सपेंसेस करते हो, ठीक है, एक्सपेंसेस कौन से, जिसमें आउटफ्लो हो रहा है मनी का, ठीक है, या इनफ्लो हो रहा है, तो जो भी एक्सपेंसेस या इनकम है, ठीक है, आप रिकॉर्ड करते हो, ओके। तो इसी तरीके से इकोनॉमिक्स में भी जब हम प्रोडक्शन की बात करते हैं गुड्स की, तो उस गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए जो भी खर्चे हो रहे हैं वो सब हम इंक्लूड करेंगे, और वो सब आपका एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहलाएगा। कुछ एग्जांपल्स जैसे मैंने यहाँ पे लिखे हैं, फॉर एग्जांपल प्राइसेस पेड फॉर दी फैक्टर इनपुट्स यूज्ड इन प्रोडक्शन। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, नॉर्मल सी बातें, प्रोडक्शन करोगे तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का तो यूज करोगे ही करोगे, ठीक है, और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन तुमसे पैसे भी मांगेंगे, लैंड पे रेंट देना पड़ता है, लेबर को वेजेस देने पड़ते हैं, कैपिटल पे इंटरेस्ट देना पड़ता है, और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट देना पड़ता है, ठीक है। तो ये जो भी खर्चे होंगे ये सब आपका एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहलाएगा। तुम रॉ मटेरियल खरीदो, तुम लेबर को वेजेस दो, ठीक है, तुम फ्यूल एंड पावर एक्सपेंसेस लगाओ, ठीक है, तुम मार्केटिंग एक्सपेंसेस भी तुम इसमें इनकर कर सकते हो, मतलब जितने भी टाइप के खर्चे हैं ना एक गुड्स को बनाने के, सब कुछ इंक्लूड कर दो इसमें, ठीक है। जो चीज तुम्हें सर्विस दे रही है, प्रोडक्शन को हेल्प कर रही है बनने में गुड्स को, उसमें जितने भी खर्चे आए ना सब इंक्लूड करो इसमें, ठीक है। दैट इज वाई आई हैव इंक्लूडेड रेंट ऑल्सो, क्योंकि लैंड का यूज हो रहा है ना प्रोडक्शन में, तो उस पर रेंट जाएगा। एंड लास्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरेस्ट ऑन मनी बोरोड फॉर डूइंग बिजनेस। कभी कभी क्या होता है ना बेटा, कि हम जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास पैसे नहीं होते, रिसोर्सेज नहीं होते इन दी फॉर्म ऑफ मनी, तो हम क्या करते हैं, हम ना लोन ले लेते हैं, ठीक है।
तो लोन ले लेंगे तो भाई वो भी तो एक खर्चा ही है, क्योंकि उस पे इंटरेस्ट तो पे करना पड़ेगा हर महीने, ठीक है। तो वो जो इंटरेस्ट जो तुम्हारा खर्चा है वो भी आउटफ्लो हो रहा है, ठीक है। और कहीं ना कहीं वो लोन भी तो तुम्हें हेल्प करा ना बिजनेस को चलाने में, ठीक है। तो उस पे जिस भी किसी तरीके का इंटरेस्ट तुम पे करोगे वो सारा एक्सप्लिसिट एक्सप्लिसिट कॉस्ट ही कहलाएगा, क्योंकि वो अकाउंटिंग कॉस्ट है, उसकी रिकॉर्डिंग की जाती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। तो इसीलिए हमने ये सब इंक्लूड किया। नाउ इम्प्लिसिट कॉस्ट की बात करते हैं। सिंपल है, वो एक हर एक खर्चा जो गुड्स को बनाने में आ रहा है और जिसकी वजह से आउटफ्लो भी हो रहा है, पैसे जा रहे हैं, ठीक है, वो सब एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहलाएगा। इम्प्लिसिट कॉस्ट में लिखेंगे इट इज द एस्टिमेटेड वैल्यू, it is the estimated value of the inputs supplied by the owners, supplied by the owners, including normal profit, including normal profit. नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स इसके, फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल, interest on own capital, rent of own land, salary for the entrepreneur himself, etc, ठीक है। एंड एक बात और लिखेंगे, such costs are the cost of self supplied factors, self supplied factors। प्लीज नोट डाउन, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉस्ट है इम्प्लिसिट कॉस्ट, इसको ध्यान से समझना। एक्सप्लिसिट तो बहुत इजी होता है, हमें समझ में आ जाता है कि इसमें आउटफ्लो हुआ है, इसमें खर्चा हुआ है गुड्स को बनाने के लिए। मेन इज व्हाट यू नो, मेन सबसे ज्यादा देखो दोनों में क्या हो रहा है, दोनों में खर्चा हो रहा है गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। बट एक्सप्लिसिट में आउटफ्लो होगा मनी का, बट इम्प्लिसिट में आउटफ्लो नहीं होता है, ठीक है। या ये समझ लो घर का पैसा घर में, ठीक है, किसी बाहर वाले को नहीं जा रहा है, ये तुम्हारी चीजें हैं जिसको यूज कर रहे हो तुम प्रोडक्शन में, ठीक है। तो इस पे जो भी कमाई होगी वो सब तुम्हें मिलेगा, कहीं भी आउटफ्लो नहीं हो रहा है यहाँ, ठीक है। समझते हैं क्या है इम्प्लिसिट कॉस्ट। देखो पहले मैंने क्या लिखा है मीनिंग, इट इज द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द इनपुट सप्लाइड बाय द ओनर्स इंक्लूडिंग नॉर्मल प्रॉफिट। ये समझने के लिए काफी तो नहीं होगा इतना डेफिनेशन, बट ये कह ये रहा है वो फैक्टर्स जो आप खुद सप्लाई करते हो प्रोडक्शन में, उस पे होने वाला किसी भी तरीके का प्रॉफिट हो, इनकम हो, ठीक है, या एक्सपेंसेस हो, वो सब आपका कहलाता है इम्प्लिसिट कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल आपने लैंड आपकी पहले से थी, आपने खरीदी नहीं प्रोडक्शन करने की, ठीक है। सपोज करो जो आपका रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी थी आपने बहुत पहले ले रखा था, अब आपके पास इतना ज्यादा प्रॉपर्टी है उस पे कि आप आराम से रह भी सकते हो और आप वहां पे प्रोडक्शन भी कर सकते हो। जैसे कि आपको पता होगा गांव में ना बहुत सारे फार्मर्स ऐसे होते हैं जिनका रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी होता है और उनका इतना बड़ा प्रॉपर्टी होता है कि वो लोग रहते भी हैं उस जमीन पे और साइड में इतना बड़ा खेत है जिसपे वो लोग खेती भी कर रहे हैं, उपजाऊ भी हो रहा है, ठीक है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज भी हो रही है। तो भाई ये जो तुम प्रोडक्शन कर रहे हो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का, इसके लिए तुम्हें लैंड कहीं से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। अगर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ी तो पैसा बाहर गया ही नहीं, ना तुम्हें रेंट देने की जरूरत है, ठीक है, क्योंकि तुम ना तो तुम किसी और का यूज कर रहे हो लैंड, इस पे तुम्हारा खुद का है, ठीक है। और एग्जांपल दूं, जैसे सपोज करो अब सर हैं, उनका कोचिंग यहाँ पे चल रहा है, ठीक है,
कोचिंग में सब टीचर्स हैं, अपना अपना सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, ठीक है। कुछ आउटसाइडर्स हैं, कुछ इनसाइडर्स भी हैं। इनसाइडर कौन है? सर खुद भी सब्जेक्ट्स के लेते हैं और मैम भी लेती हैं, उनकी वाइफ, ठीक है। तो अब क्या है यहाँ पे, कोचिंग जिन्होंने स्टार्ट किया, ही इज ऑलरेडी हैविंग नॉलेज कि वो खुद भी कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ा सकता है, ठीक है। या उसके खुद के इंटरनल लोग भी ऐसे हैं जो उसको हेल्प कर रहे हैं। तो क्या है, ये इम्प्लिसिट कॉस्ट कहलाएगी। अब यहाँ पे जो मैम को सैलरी मिलेगी या सर को ही जो पेमेंट होगी, वो बाहर तो नहीं जाएगी ना। हम लोगों को जो पेमेंट होगी दैट इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट, क्योंकि आप हमसे सर्विसेज ले रहे हो और आप हमको उसके बदले हमें इनकम दे रहे हो जो आपके पॉकेट से जा रहा है, आउट ऑफ द पॉकेट, ठीक है। बट इम्प्लिसिट कॉस्ट में क्या होगा, आपके घर के लोग हैं या आप खुद ही हो, आपकी खुद की जमीन है, आपके खुद के फैक्टर्स हैं, उनका आप यूज कर रहे हो, और उससे मिलने वाली जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं या कमाई है, वो सब आपके पास, कहीं बाहर नहीं जा रहा है, ठीक है। बट इसका मतलब ये तो ना कि उनकी कोई कॉस्ट नहीं है। अब मैम ही पढ़ा रही है तो मैम फ्री में तो पढ़ाएंगी नहीं, ठीक है। कुछ तो कॉस्ट होगी जो हम एस्टिमेट करेंगे, ठीक है। एक्चुअल देखा जाए तो यहाँ पे तो ऐसा तो होता नहीं कि जो आप आउटसाइडर्स को दे रहे हो वही आप इनसाइडर्स को भी दोगे। घर की बात अगर घर में रहेगी तो इसका मतलब तो घर में तो कैसे भी जुगाड़ चल सकता है, ठीक है। अगर आप ही अपने फादर का बिजनेस संभाल लो, मान लो, ठीक है, आपको उसी में नौकरी मिल जाए, तो फिर तो घर की बात घर में है, ठीक है। पापा तुम्हें 25,000 की नौकरी पे लगा दे, पोस्ट पे लगा दे अपनी कंपनी में, या 30,000 पे लगा दे या 50,000 पे लगा दे, पैसा तो घर में ही है ना, पैसा तो बाहर नहीं जा रहा, ठीक है, घर के बंदों पे ही लग रहा है। बट इसका मतलब ये थोड़ा ना कि वो कॉस्ट नहीं है, कॉस्ट तो है बेटा, ठीक है, दिख नहीं रही हमें, बट निकालनी तो पड़ेगी, ठीक है। तभी मैंने यहाँ पे क्या नाम दिया है, एस्टिमेटेड वैल्यू। हमें वैल्यू पता नहीं है क्या होनी चाहिए, बट हम एस्टिमेट जरूर करेंगे। और वो कैसे एस्टिमेट करेंगे, कि सपोज करो अगर मैम यहाँ पे पढ़ा रही है वो सब्जेक्ट अपने हस्बैंड के ही कोचिंग में, ठीक है, तो हम ये एस्टिमेट करेंगे कि उनकी एक्चुअल वैल्यू क्या होनी चाहिए, कॉस्ट क्या होगी बिजनेस की, कोचिंग देने की, उस सब्जेक्ट को पढ़ाने की। तो हम देखेंगे कि मार्केट में इसी सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए बाकी ट्यूटर्स को, बाकी टीचर्स को कितने पैसे दिए जा रहे हैं, ठीक है। उतना ही फिर एस्टिमेट किया जाएगा जो इंटरनली लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। और वही वैल्यू आपका इम्प्लिसिट कॉस्ट कहलाएगा। तो यहाँ पे क्या होती है, कॉस्ट एक्चुअली हमें दिखती नहीं है, हमें एस्टिमेट करनी पड़ती है। एस्टिमेट करते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ कि वही रेट मार्केट में क्या चल रहा है, ठीक है। कि आप खुद के बंदों को अगर इतने पैसे दे रहे हो तो क्या बाहरी वाले बंदे को भी इतने पैसे मिल रहे हैं, ओके, उस हिसाब से ही तो पेमेंट डिसाइड होगी फिर, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअल कुछ नहीं होता, एस्टिमेटेड होता है सब, ठीक है। एक तो सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट क्या है कि पैसा बाहर नहीं जा रहा है, ठीक है। बट पैसा बाहर नहीं जा रहा है तो इसका मतलब ये तो ना कि हम कॉस्ट इनकर नहीं कर रहे। अरे भाई, मैम को भी पैसे तो मिल रहे हैं ना, ठीक है। भले ही घर के पैसे घर में हैं, बट लेकिन फिर भी सैलरी तो दी जा रही है, वो इम्प्यूटेड सैलरी ही है, ठीक है। वो एक्सप्लिसिट सैलरी नहीं है, इम्प्यूटेड सैलरी ही है। बट कुछ तो कॉस्ट है उसकी, वो कॉस्ट कैसे डिसाइड किया जाए, वैसे डिसाइड किया जाए कि यही सेम सब्जेक्ट्स को पढ़ाने के बाहर कितने पैसे दिए जा रहे हैं, ठीक है। बस वो इम्प्यूटेड कॉस्ट हो जाए, क्योंकि अकाउंटिंग तो ये रिकॉर्ड करेगा नहीं, क्योंकि अकाउंटिंग में तो आउट ऑफ द पॉकेट जब तक हुआ नहीं तब तक कुछ रिकॉर्ड नहीं होगा। जब तक कैश का इनफ्लो आउटफ्लो हुआ ही नहीं तब तक अकाउंटिंग कैसे रिकॉर्ड करेगा। तो ये वाले जो कॉस्ट है ना, ये अकाउंटिंग नहीं कहलाते, ये इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट कहलाते हैं, इकोनॉमिक्स कॉस्ट कहलाते हैं। इकोनॉमिक्स कॉस्ट में एक्सप्लिसिट भी इंक्लूड किया जाता है और इम्प्लिसिट भी इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। तो अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं और मतलब समझाता हूं कि कैसे एक एग्जांपल में आपके दोनों एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट है, ठीक है। आपको वैसे थोड़ा बहुत क्लियर हुआ एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट? प्लीज गिव मी थम्स अप, थोड़ा बहुत भी क्लियर हुआ, माइंड में इतनी बात बैठी है कि एक्सप्लिसिट में आउट ऑफ द पॉकेट जा रहे हैं कॉस्ट, इम्प्लिसिट में घर के अंदर है, ठीक है। बट क्योंकि हमें कॉस्ट निकालनी पड़ेगी इसलिए हम एस्टिमेट जरूर करें, ठीक है। ओके, ठीक है, थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा है। अभी मैं और क्लियर करता हूँ। एक बात और बेटा, नॉर्मल प्रॉफिट भी इंक्लूड किया जाता है इम्प्लिसिट में, ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट इसलिए इंक्लूड किया जाता है बिकॉज ओवर ऑफ दी अबव इसमें कुछ भी कॉस्ट नहीं हो रही है। नॉर्मल प्रॉफिट क्या है, जितना कॉस्ट उतना ही रेवेन्यू,
ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब भी यही होता है, नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, तो यू आर नॉट अर्निंग एनीथिंग। ठीक है, ऊपर की कमाई कुछ भी नहीं हो रही है, जितना कॉस्ट इनकर किया है उतने पैसे ही मिले, तो भाई हिसाब बराबर। नॉर्मल कॉस्ट आपका इम्प्लिसिट ही कहलाता है, ये ध्यान रखना है, नॉर्मल प्रॉफिट आपका इम्प्लिसिट कॉस्ट कहलाता है। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ और उस पे हम एक्टिविटी करते हैं। चलो, वो एक्टिविटी हमारी क्या है कि हमें आइडेंटिफाई करना है कि इस एग्जांपल में एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या है और इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या है। देखो, क्वेश्चन लिखो एक्टिविटी का, अभी और क्लियर हो जाएगा एग्जांपल से, ठीक है, कि तुम्हें पहचानना कैसे। चलो, आइडेंटिफाई एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एक मिनट बेटा, मैं थोड़ा नीचे करता हूँ इसको, रुको। यस, एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट in each individual cases, in each individual cases, हर एक इंडिविजुअल केस होगा और हर एक केस में एक कॉस्ट आपका एक्सप्लिसिट होगा और एक कॉस्ट आपका इम्प्लिसिट होगा। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं। पहला मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है, एक एग्जांपल पहले लिखो। पहला है, an individual is both the owner and manager of a shop टेकन ऑन रेंट। ये एक मैंने आपको केस दिया है, ठीक है, एक एग्जांपल लिखा मैंने यहाँ पे। अब आपको इस एग्जांपल में पहचानना है एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या है, इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या है। तो सबसे पहले तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट पहचानेंगे। इसी एग्जांपल में एक एक्सप्लिसिट है, एक इम्प्लिसिट है, ठीक है, दोनों ध्यान रखने हैं। देखो, एंड यस, क्या कह रहे हैं आप? ओनर एंड मैनेजर ऑफ हिज शॉप टेकन ऑन रेंट। ऐसा है ना, एक्चुअली सर यहाँ पे इसमें तो वहाँ से शो नहीं होगा। क्या एक बार चैट बॉक्स में टाइप करें, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। भाई किसको प्रॉब्लम है ये बताओ, कुछ दिख नहीं रहा, नेटवर्क प्रॉब्लम है? तो एक बार देखो, बाकी बच्चों को दिख रहा है क्योंकि कुछ रिस्पांस दे रहे हैं वो लोग मुझे, ठीक है। राधा ने अभी जैसे लिख के भेजा है। बेटा सबको सर ये स्क्रीन, सारे रिमूव करके आए तब आएगी सही। ब्लड दिख रहा हो तो इन्हें रिमूव कर। अच्छा सुनो, एक बार ना रिफ्रेश करो अपने आप को, एग्जिट करके फिर से एक बार लॉग इन करो, ठीक है, अपने आप ठीक हो जाएगा जिसको भी ये प्रॉब्लम आ रही है। सर वो पार्टिसिपेट जो बच्चे हैं ना उनका है, मतलब साइड से आ गया तो वो हाइड हो जा रहा है, जो आपने दिखा है वही दिक्कत है। रिमूव करने के बाद भी होगा, मुझे चलाना नहीं आता ना, तो इसमें तो कुछ दिक्कत हो गई स्क्रीन से होता है। बाकी सबको स्क्रीन विजिबल है, एक बार बताओ मुझे। यस सर। वही ना, यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, अगर सबको दिख रहा है तो। ओके सर, ठीक है, डन करें। चलो, अब जैसे राधा कह रही है ओनर एक्सप्लिसिट कॉस्ट, ठीक है, तो मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ। यहाँ पे देखो, एक इंडिविजुअल है, एक इंडिविजुअल जो है ना उसने एक शॉप जो है ना वो रेंट पे लिया है, ठीक है, ध्यान से समझो। एक इंडिविजुअल है जिसने शॉप रेंट पे लिया है, जो शॉप उसने रेंट पे लिया है वो उसका ओनर भी कहलाएगा, वो उसका मैनेजर भी है, ठीक है। तो पहचानो एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट क्या होगा? जिसमें तुमने एक्सपेंडिचर इनकर किया, जहां तुम्हारी जेब से, पॉकेट से बेसिकली तुम्हारा मनी गया, कॉस्ट इनकर हुआ, आउट ऑफ द पॉकेट कॉस्ट हुआ। तो बेटा यहाँ पे साफ दिख रहा है, जो तुमने शॉप रेंट पे लिया है वो रेंट तो तुम पे करोगे ना, ठीक है, तो दैट इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट। और हमने एग्जांपल देखा था एक्सप्लिसिट में रेंट आता है, ठीक है, रेंट पेड फॉर द शॉप, for the shop taken on rent is explicit cost, is
explicit cost. What will be the implicit cost? तो implicit cost आपका होगा बेटा जो शॉप उसने रेंट पे लिया है ना, वो उसका ओनर भी है, वो उसका मैनेजर भी है। समझ रहे हो? मैनेजर वो किसी और को अपॉइंट कर सकता था, पर उसने पैसे बचाने के लिए कॉस्ट इनकर ना हो आउट ऑफ द पॉकेट जाके, वो खुद ही मैनेजर की पोस्ट को भी संभालने लग गया। और होता है ना बहुत सारी कंपनी में, जिसने कंपनी को एस्टैब्लिश किया वही मैनेजर भी बन गए। जैसे सर ने एस्टैब्लिश किया अपनी क्लासेस, वो पढ़ा भी रहे हैं, ठीक है, तो ही इज अ टीचर आल्सो एंड ही इज द मैनेजर आल्सो एंड ही इज द सीईओ आल्सो ऑफ दिस इंस्टीट्यूट। तो वही बात है कि यहाँ पे पढ़ा किसी और से सकते थे, बट लेकिन पैसा इनकर नहीं हुआ कॉस्ट, तो हमने खुद ही पढ़ाने लगे। बट इसका मतलब ये तो ना कि इंक्लूड नहीं किया जाएगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू तो निकाली जाएगी। और वैल्यू निकलती कैसे है? बेस्ड ऑन दी सिमिलर सैलरी विच कैन बी गिवन टू दिस मैनेजर इफ ही विल बी एम्प्लॉयड एट समवेयर एल्स। ठीक है, अगर वो कहीं और एम्प्लॉयड होता तो उसको कितनी सैलरी दी जाती इस पोस्ट के लिए, वो इम्प्लिसिट कॉस्ट हो जाए। तो आप इसमें लिखेंगे expected salary of the owner is the implicit cost as owner would have explicit of the salary of the owner and manager both, मैनेजर भी तो है वो, ठीक है, would have earned this salary if he had worked with other firm। अगर किसी और फर्म के पास आपने एज अ ओनर या एज अ मैनेजर काम किया होता तो आपको कितनी सैलरी मिलती, वही हम एक एस्टिमेट लगाएंगे और अपनी वैल्यू में भी इंक्लूड कर लेंगे, क्योंकि कॉस्ट तो इंक्लूड करनी ही करनी है, चाहे वो एक्सप्लिसिट हो चाहे वो इम्प्लिसिट हो। ठीक है, तो इम्प्लिसिट का हिसाब लगाया जाता है, एक्सप्लिसिट आपका क्लियरली गिवन होता है। ठीक है, तो हिसाब कैसे लगाते हैं कि यही रेट मार्केट में क्या मिलेगा हमें, जो हम खुद में काम कर रहे हैं खुद के बिजनेस के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिखोगे एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट का एग्जाम्पल, आपको बस पहचानने के लिए आएगा। ठीक है, आगे लिखते हैं। अब मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं और आप पहचानो। ठीक है, सेकेंड वाला लिखिए, एक मैंने करके दिखाया, एक और मैं यहाँ पे लिखता हूं। अ प्रोड्यूसर borrows money and opens a shop the shop premise is owned by him। प्रोड्यूसर ने मनी बोरो किया, ठीक है, और एक शॉप खोला। ठीक है, ये शॉप उसने ना खुद के लिए रख लिया, रेंट पे नहीं चढ़ाया, ठीक है, या रेंट पे नहीं दिया, वो खुद ही रहने लग गया या वो खुद ही ओन कर रहा है, ठीक है, उस प्रीमाइस को, उस शॉप को। ठीक है, तो बताइए इसमें एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होगा, इम्प्लिसिट कॉस्ट? चैट बॉक्स में टाइप करके डालो। यहाँ बोलते हो तो कभी नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से कुछ सुनाई नहीं देता और पीछे डिस्टरबेंसेस की वजह से भी क्लियरली विजिबल नहीं रहता, तो इट्स बेटर कि आप लोग चैट बॉक्स में टाइप करके डालो अपने एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट। चलो, मनी बोरोड एक्सप्लिसिट। वेरी गुड। एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट? इम्प्लिसिट कॉस्ट गिवन नहीं है, हमें एस्टिमेट करनी पड़ेगी, हमें अनुमान लगाना पड़ेगा, बट लेकिन होगा क्या, बात ये। ठीक है, ओके, वेरी गुड। इम्प्लिसिट इज सेल्फ एम्प्लॉयड, ठीक है, सही जा रहे हो। पहचान सही रहे हो, बस आपको थोड़ा, हाँ, पहचान सही रहे हो, बट थोड़ा सा लिखने का तरीका मुझे आपको समझाना है। सब सही बोल रहे हैं, प्रीमाइस इम्प्लिसिट बोल रहे हैं, वेरी गुड, और जो मनी बोरो कर रहा है वो एक्सप्लिसिट बोल रहे हैं। ठीक है, तो एकदम सही बात है आपका। ठीक है, सबका रिस्पॉन्स ठीक है। तो देखो बेटा,
प्रोड्यूसर जो है वो मनी बोरो करता है। बोरो करने का मतलब क्या है? लोन लेना, उधार लेना, यही है, ठीक है। उधार जो लिया है उस पे क्या चुकाना पड़ेगा? इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो ये जो लोन लिया है आपने, इस पे जो इंटरेस्ट है ना, वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट है, या लोन अमाउंट भी हम एक्सप्लिसिट कॉस्ट बोलते हैं, डजंट मैटर, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आ गया कि जिससे पैसे जा रहे हैं वो एक्सप्लिसिट है, और जहां पे पैसे खुद के जेब में है या खुद के ही घर में है, वो आपका इम्प्लिसिट कॉस्ट है, ठीक है। तो यस, बिल्कुल सही बात है आपकी। मनी बोरो किया गया शॉप खोलने के लिए, ठीक है। तो बोरोइंग मनी इज द एक्सप्लिसिट कॉस्ट, वेरी गुड। बोरोइंग्स एंड इंटरेस्ट दोनों चीज लिखेंगे ना हमें, बोरोइंग्स भी तो रिटर्न करनी है एंड इंटरेस्ट भी देना है। बोरोइंग्स एंड इंटरेस्ट आर एक्सप्लिसिट कॉस्ट, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है कि ये पैसे जाएंगे, ठीक है। इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होगा? तो आप कह रहे हैं प्रेमाइसेस ओन्ड बाय हिम, बट बेटा प्रेमाइसेस ओन्ड बाय हिम पहचाना सही है, बट कॉस्ट तो बोलो। कॉस्ट, प्रेमाइस कॉस्ट थोड़ी ना होगी, प्रेमाइस तो एसेट हो जाएगी, ठीक है। हाँ, सृष्टि का सही है, देखो सृष्टि ने बोला है रेंट इज इम्प्लिसिट, ठीक है। तो एकदम सही बात है। आपने क्या किया? आपने ना जो शॉप खोला, शॉप खरीदा, ठीक है, जो शॉप आपने उधार के पैसे से लिया, वो आप किराए पे भी तो चढ़ा सकते थे, ठीक है। बहुत लोग करते हैं ना कि अपने घर के नीचे दुकान खोल लेते हैं और उसमें खुद ना कमाई करके वो लोग रेंट पे चढ़ा देते हैं, ठीक है। तो उनकी प्रॉपर्टी पे क्या हुआ कि उनको पैसे मिलेंगे बेसिकली, ठीक है। प्रॉपर्टी उनकी, कोई दूसरा काम कर रहा है उस प्रॉपर्टी पे, दुकान चला रहा है और उसको रेंट भी देगा। अब अगर यही चीज वो खुद ओन कर रहा है, लैंड को या शॉप को, तो उसको रेंट तो मिलेगा नहीं, ठीक है। क्योंकि भैया तुमने रेंट रेंट पे चढ़ाया नहीं, तो तुम्हें रेंट मिलेगा कैसे? बट हमें वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी, भले तुम ही अपना बिजनेस कर रहे हो या तुम खुद ही रह रहे हो, खुद का ही दुकान चला रहे हो, ठीक है। सपोज करो उसने खुद की दुकान खोली, ठीक है, उसने दूसरे को रेंट पे नहीं दिया, उसने खुद की दुकान खोली, तो बेटा ऐसा थोड़ा है कि रेंट की कोई वैल्यू नहीं होगी। पैसे घर में है तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि उसका रेंट नहीं होगा, रेंट की कुछ वैल्यू तो होगी। तो वो हम निकालेंगे बेसिस ऑन दी कि मार्केट में क्या चल रहा है, ठीक है। रेंट ऑन दी सिमिलर शॉप, एस्टिमेटेड वर्ड जरूर लगाना। एवरीथिंग इज एस्टिमेटेड इन दी, एस्टिमेटेड और एक्सपेक्टेड इन दी इम्प्लिसिट, ठीक है। तो एस्टिमेटेड रेंट ऑन दी सिमिलर शॉप इन दैट पर्टिकुलर एरिया विल बी द इम्प्लिसिट कॉस्ट, ठीक है। एक हिसाब लगा लो कि ठीक है तुम अपनी दुकान चला रहे हो, रेंट तो देना नहीं पड़ रहा, बट इसका मतलब ये थोड़ा ना कि कॉस्ट नहीं है, ठीक है। कुछ तो होगी, रेंट तो होगा। वो रेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे कि यही दुकान अगर हमने किसी और को दी होती तो हमें कितना रेंट मिलता। तो एस्टिमेटेड रेंट ऑन द सिमिलर शॉप इन दैट पर्टिकुलर एरिया विल बी द इम्प्लिसिट कॉस्ट, ओके। सिंपल सी बात है। एक और मैं आपको दे रहा हूं यहाँ पे एग्जांपल, और देखते हैं वो आप कैसे बताते हैं, ठीक है। चलो, हम्म, लिखो। ए फार्मर टेक्स अ फार्म on rent and carries on farming with the help of family members. आई थिंक वेरी सिंपल इट इज, आप लोग आराम से पहचान जाओगे। चलो बताइए, टाइप कर देना चैट बॉक्स में, ठीक है। बताओ। What will be the explicit cost and what will be the implicit cost here? बताइए। वेरी गुड। ऋतु, रेंट क्या है?
अच्छा ओके, बताएं बेटा, सब बताएं। सिंपल है ये तो, और पिछले वाले एग्जाम्पल से तो और सिंपल है। वेरी गुड सौरभ, वेरी गुड सृष्टि, वेरी गुड। ओके ठीक है, यस। बाकी लोग भी बताएं। आई थिंक ये तो मोस्ट सिंपल है, ये तो क्लियरली पता चल रहा है यहाँ पे। जो जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है ये वही रेफरेंसेस है, ठीक है, उन्हीं का यूज हो रहा है इन एग्जाम्पल्स में। तो क्या लिखा है मैंने, अ फार्मर टेक्स अ फार्म ऑन रेंट। एक फार्मर जो है वो फार्म लेता है, रेंट पे लेता है। तो भाई अगर वो फार्म रेंट पे ले रहा है तो रेंट तो वो पे करेगा फार्मर। तो रेंट अगर वो पे करेगा तो वो पॉकेट से बाहर जाएगा। तो रेंट पेड ऑन फार्म इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट। रेंट पेड ऑन फार्म इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट, क्योंकि आपने रेंट पे लिया है, आपको देना पड़ेगा रेंट। इम्प्लिसिट कॉस्ट वो कॉस्ट जो छुपी हुई है बट एस्टिमेट करनी पड़ेगी, ठीक है, हमने बाहर नहीं भेजा ये पैसा। वो क्या है, तुमने फार्म तो ले लिया बट उस पे काम जो करा रहे हो ना वो फैमिली मेंबर से करा रहे हो। तो नॉर्मल सी बात है, फैमिली मेंबर्स को जो सैलरी भी दोगे तो वो अपने हिसाब से कुछ भी पे कर दोगे, है ना, कि भाई तू तो घर का ही आदमी है, तो और घर के ही पैसे रहेंगे घर में ही, तो कुछ भी पे कर दिया। बट बाहर ही ऐसा थोड़ी ना चलता। तो इम्प्लिसिट क्या होगा, एस्टिमेटेड सैलरी ऑफ दिस फैमिली मेंबर। अगर यही फैमिली मेंबर किसी और के फार्म लैंड पे काम करते तो उस पे उनको कितने पैसे मिलते, वो एस्टिमेटेड सैलरी हो जाएगा, वो एस्टिमेटेड इम्प्लिसिट कॉस्ट हो जाएगा। एस्टिमेटेड सैलरी ऑफ फैमिली मेंबर्स if they worked, if they had worked on another farm land। तो अगर उन्होंने किसी और की फार्म लैंड पे काम किया होता तो वहां से मिलने वाला जो भी सैलरी होता वही एस्टिमेट लगाएंगे और अपने घर वालों को दे देंगे, ठीक है। बट बात यहाँ पे क्या है, घर का पैसा घर, पर हिसाब तो लगाना पड़ेगा। हिसाब कैसे नहीं लगेगा, तभी तो कॉस्ट वो पता करेंगे हम, और इको में तो दोनों को इंक्लूड किया जाता है। तो दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। ओके, तो आई होप यहाँ पे आपको एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट क्लियर हो गया है। थम्स अप देंगे एक बार, तब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और बहुत अच्छे से ही क्लियर हुआ होगा, यस, है ना। चलो फाइन, सबको क्लियर है इसका मतलब। आगे बढ़ते हैं बेटा। अभी हमने डिस्कस किया है एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। सेकंड कॉस्ट की बात करते हैं। सेकंड कॉस्ट लिखो, अकाउंटिंग कॉस्ट एंड इकोनॉमिक्स कॉस्ट। अकाउंटिंग कॉस्ट एंड इकोनॉमिक्स कॉस्ट। इसको समझने का बहुत सिंपल तरीका है, जो अभी हमने ऊपर समझा वही इसमें इंक्लूड किया जाएगा, कोई अलग थोड़ी ना है। तो आप इसमें लिखोगे, all explicit costs are accounting cost or explicit costs are accounting cost। ठीक है, और इकोनॉमिक्स कॉस्ट में लिखो all explicit and implicit cost, all explicit and implicit cost are इकोनॉमिक्स कॉस्ट। अब एग्जाम्पल तो आप एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट के ले लेना, ठीक है, वही एग्जाम्पल रिपीट होंगे। अगर सिर्फ रेंट है, वेजेस पे कर रहे हो लेबर को, तो वो आपका अकाउंटिंग कॉस्ट है। पर ये जो इम्प्लिसिट है और एक्सप्लिसिट दोनों, वो आपका इकोनॉमिक्स कॉस्ट, दोनों को मिला के इसमें लिख लेना ये चीज। अकाउंटिंग कॉस्ट में अकाउंटिंग कॉस्ट इज इक्वल्स टू एक्सप्लिसिट कॉस्ट ओनली, फॉर्मूला की तरीके से, ठीक है। और इकोनॉमिक्स कॉस्ट में लिख लेना एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस implicit
कॉस्ट, दोनों इंक्लूड किया जाएगा इकोनॉमिक्स में, ठीक है। तो इतनी सी बात है अकाउंटिंग और इकोनॉमिक्स में। आगे बढ़ते हैं अब। सबसे इंपॉर्टेंट कॉस्ट अब आएगा आगे। उसका मतलब तुम्हें पता होगा, नहीं तो मैं एक बार फिर बता देता हूँ, ठीक है। बहुत डिटेल में तुमने ये कॉस्ट पढ़ा होगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, चलो किसी को पता है तो बताओ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है। वेरी सिंपल कॉस्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉस्ट इन इकोनॉमिक्स। क्या होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, बताइए। एनी आइडिया? बताओ बेटा। जो कोई बेनिफिट हम मिस कर देते हैं कभी। ओके, तो वो हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाता है, राइट? यस सर। ओके, ठीक है। हाँ, बात सही है कहीं ना कहीं, ठीक है, बट हमें यहाँ पे क्लियरली इसको डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले मीनिंग लिख लो, फिर मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। Opportunity cost is the cost of next best alternative foregone। इसका मतलब ये है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जहां पे एक बेनिफिट को चुनने के लिए आपने दूसरा बेनिफिट छोड़ दिया, और जिस बेनिफिट को आपने लेफ्ट आउट कर दिया वो आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन गया। फॉर एग्जाम्पल, आपको दो ऑप्शंस मिले, ठीक है, दो ऑप्शन मिले आपको जॉब करने के। एक था कि आपको किसी बैंक में, ठीक है, एज अ पीओ काम करना है ऑन दी सैलरी ऑफ 60,000 रुपीज, ठीक है। आपको किसी भी एक एबीसी पर्टिकुलर बैंक में पीओ की पोस्ट दी जा रही है, ठीक है, और आपको सैलरी ऑफर किया जा रहा है 60,000, ठीक है। वहीं दूसरा अपॉर्चुनिटी आपके पास आया है, सपोज करो कि आपको एज अ, ठीक है, एज अ जनरल मैनेजर काम करना है किसी भी XYZ लिमिटेड कंपनी। आपकी लाइफ में एम्प्लॉयमेंट के दो अपॉर्चुनिटी आई, एक एज अ बैंक मैनेजर और एक एज अ बैंक पीओ, और दूसरा एज अ कंपनी के जनरल मैनेजर, ठीक है। वहां पे कंपनी का जो जनरल मैनेजर है वो सैलरी ऑफर करेगा आपको 50,000, ठीक है। वो कंपनी आपको फॉर द पोस्ट ऑफ जनरल मैनेजर ऑफर करेगी 50,000 रुपीज, और वहीं एक बैंक पीओ के लिए आपको 60,000 मिलेगा, ठीक है। तो नॉर्मल टेंडेंसी तो यही होगी कि वी विल सेलेक्ट 60,000 रुपीज, ठीक है। हम 60,000 वाली जॉब को पकड़ लेंगे, ठीक है भाई। आपने ऑप्शन चुन लिया, 60,000 रुपी पे आपको काम करना है, ठीक है। आप बैंक पीओ पे लग गए, बट वो 50,000 जो रुपीस थे, वो आपका जो आपने इग्नोर किया, आपने लेफ्ट आउट कर दिया, ठीक है, आपने छोड़ दिया, आपने फॉरगोन कर दिया उसको, ठीक है। फॉरगोन इज द एग्जैक्ट वर्ड विच वी यूज्ड इन इकोनॉमिक्स। तो जो आपने सेकेंड अपॉर्चुनिटी फॉरगोन कर दी बेटा, वो थी तो अपॉर्चुनिटी ही, भले उसमें पैसे कम थे तो क्या हुआ, कुछ मनी तो इन्वॉल्व था, और जहां पे भी बेनिफिट इन्वॉल्व है इट इज अ अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो ये जो अपॉर्चुनिटी आपने छोड़ी, इसका कॉस्ट जो आपने इनकर किया वो था 50,000 रुपीज का, ठीक है। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आई 50,000 रुपीज की। तो ऐसे मत देखो कि भाई ज्यादा पैसे पे नौकरी लग गई तो क्या मायने रखता है कम पैसे, नो, कुछ तो मनी इन्वॉल्व है उसमें भी, भले कम है। तो भाई अपॉर्चुनिटी वो भी थी, अपॉर्चुनिटी ये भी है, ठीक है। बट वो अलग बात है जब तुमने बेस्ट सेलेक्ट कर लिया, तो जो दूसरा बेस्ट तुमने छोड़ा,
वो तुम्हारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ठीक है, नाउ एक एग्जांपल सपोज करो, यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज you are working suppose you are working as a branch manager in ABC Limited company at a salary of rupees 50,000। नाउ दो अपॉर्चुनिटी आपके पास और आ रही है। ठीक है, पहली अपॉर्चुनिटी है टू वर्क एज अ फाइनेंस मैनेजर एट रुपीज 65,000 पर मंथ आपको 65,000 मिलेंगे। और दूसरी अपॉर्चुनिटी आपके पास आई है टू वर्क एज एन असिस्टेंट टीचर एट XYZ स्कूल, जो भी है पब्लिक, XYZ पब्लिक स्कूल, at a salary of rupees 45,000 पर मंथ। अपॉर्चुनिटी तो आती रहती है लाइफ में, कहीं पे कम पैसा कहीं पे ज्यादा पैसा, ये तो चलता ही रहता है। ठीक है, नाउ यहाँ पे मैंने आपको सिचुएशन दिया और यहाँ पे मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप यू सेलेक्टेड, आपने, मैं ये भी बोल रहा हूँ कि आपने क्या सेलेक्ट किया। यू सेलेक्टेड टू वर्क एज अ ब्रांच मैनेजर as a branch manager in ABC Limited company। तो जहां पे आप काम कर रहे थे ना, आपने वही कंटिन्यू करना स्टार्ट किया। आपने सोचा कि यही अच्छा है, आपने जो ये नीचे के जो पोर्शन है ना, नीचे की अपॉर्चुनिटी, उनको रिजेक्ट कर दी। तो नाउ प्लीज टेल मी, क्या ये दोनों अपॉर्चुनिटी जो गई है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाएगी या इन दोनों में से कोई एक? सर दोनों। दोनों कहलाएगी। ओके फाइन, कहलाएगी दोनों ही, बट लेकिन प्रायोरिटी किस पे दिया जाएगा, फोकस? फर्स्ट वाली पे। वेरी गुड। इस पे दिया जाएगा। यहाँ जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आप लिखोगे ना, इट विल बी इक्वल्स टू दी 65,000 प्लस 45,000 बोथ। ठीक है, बट द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव जो है ना, ये भी ध्यान रखो, नेक्स्ट बेस्ट, अगर तुमने 50,000 पे कंटिन्यू करने का सोचा तो बेटा 50,000 के बाद बेस्ट कौन सा है? 65,000। ठीक है, तो यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बनेगी ना, वो आपकी बनेगी 65,000। ठीक है, यहाँ पे जो बनेगी 65,000 की बनेगी। अगर यहाँ पे तुम्हारे पैसे होते ना, दैट इज 50,000 से नीचे, ठीक है, मान लो ये 45,000, ये 45,000 दोनों होते, तो यू लूज बोथ 45 प्लस 45। बट हमें ध्यान रखना है कि इस ऑप्शन को जो हमने चूज किया है, उसके बाद वाला बेस्ट कौन सा है। ठीक है, तो उसके बाद वाला जो बेस्ट था वो था 65,000 वाला, विच यू हैव फॉरगोन। So in this case 65,000 will be the opportunity case. Okay, opportunity cost. If you have choose 65,000 तो उसके बाद बेस्ट ये था 50,000, तो ये opportunity cost बन जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। अगर आपका ये 45,000 सेलेक्ट कर लिया तो फिर से ये बन जाता। ठीक है, तो आपको ध्यान का रखना है नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। जब दो ही ऑप्शन हो तो उसमें अगर आपने पहला सेलेक्ट कर लिया तो दूसरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन गया। जब 3-4 ऑप्शन हो ना, तो उसमें इवैल्यूएट करना कि अगर ये सेलेक्ट किया तो इसके बाद वाला बेस्ट कौन सा है। ठीक है, जो भी इसके बाद वाला बेस्ट होगा वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाएगा। अच्छा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का दूसरा नाम लिख लो। ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड alternative cost
एंड इकोनॉमिक कॉस्ट। इकोनॉमिक कॉस्ट, ये इकोनॉमिक्स कॉस्ट नहीं है, इकोनॉमिक कॉस्ट है। इकोनॉमिक कॉस्ट मतलब आर्थिक रूप से जो कॉस्ट आता है हमारा, ठीक है, दिस इज इकोनॉमिक इन रिलेटेड टू मनी, ठीक है। So opportunity cost is also called alternative cost and economic cost. ये ध्यान रखना है दूसरा नाम। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्लियर, आगे बढ़े। थम्स अप देंगे एक बार सब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा, चलो। नेक्स्ट इज संक कॉस्ट। संक, अगर किसी को अगर हाँ किसी को जॉब मिल रही है उसकी अपनी सिटी में थोड़े कम पैसों के लिए, और ठीक किसी है, और स्टेट में जाके मिल रही है थोड़े ज्यादा पैसों के लिए, ठीक है। तो उसमें नेक्स्ट वेस्ट कौन सा वाला होगा? मतलब अपनी सिटी वो वाला? चूज किसको कर रहा है ये बताओ पहले, चूज किसको करेगा? ऑप्शन ये है। चूज तो किसी को भी कर लेगा, वो तो मैंने सोचा नहीं। नहीं, तब तक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तब तक नहीं बनेगी जब तक आप ये नहीं बताते कि आपने सेलेक्ट किसको किया, तभी तो हम बता पाएंगे कि आपकी नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव ये था बेस्ट, ठीक है। तो आपको एक तो सेलेक्ट करना पड़ेगा, तभी तो आप ये नेक्स्ट। मतलब ये सिर्फ सिर्फ पैसों के टर्म्स में होता है या फिर बाकी और कोई भी ये देखा सिर्फ जाता है पैसों के कुछ? टर्म्स में ही होता है, ठीक है, मेनली पैसे के ठीक है टर्म्स में। ठीक। यस, तभी हम इसको नाम से जानते हैं ना, इकोनॉमिक कॉस्ट, ठीक है। ओके, उसके बाद है हमारा संक कॉस्ट। ये बेसिकली आपका अकाउंटिंग में होता है, ठीक है, बट फिर भी इकोनॉमिक्स में पढ़ लेते हैं एक बार इसको। दीज कॉस्ट, ये वो कॉस्ट होते हैं जो पास्ट में आपने इनकर किए हैं, जिसका कोई रेलेवेंस नहीं है डिसीजन मेकिंग में, ठीक है, जो कोई रोल प्ले नहीं करता। मतलब ये वो खर्चा जो आपने एक बार कर दिया, अब रिटर्न कुछ नहीं हो सकता इसका, ठीक है। सो दीज कॉस्ट refers to the expenditure which are already incurred, which are already incurred in past, which are already incurred in past। आपने पास्ट में पहले ही ये खर्चे कर लिए, ठीक है, and now cannot be recovered, and now cannot be recovered। and now cannot be recovered, ठीक है। ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम घर पे खरीद के लेके आते हैं, ठीक है, बट बाद में पता चलता है कि यूजलेस था, बट नाउ ऑप्शन नहीं है रिटर्न करने का, ठीक है। अगर ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि यस यू कैन रिटर्न इट आल्सो, तो फिर अलग बात है, दैट इज नॉट संक कॉस्ट, ठीक है, वो कॉस्ट रिकवर की जाती है। बट लेकिन ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं जिसपे नो रिटर्न का स्कीम्स भी होता है ना, आपको पता ही होगा, शॉपिंग आप लोग भी करते हो। तो जब नो रिटर्न का स्कीम है, पॉलिसी है, ये प्रोडक्ट रिटर्न नहीं किया जाएगा, और स्पेशली होता है छोटी छोटी जो सामान होते हैं ना सस्ते वाले, वो सब उन सब पे, ठीक है, तो चीप गुड्स पे। तो वो आपका क्या कहलाता है, संक कॉस्ट, कि तुमने एक एक्सपेंडिचर कर दिया, नाउ यू कैन नॉट रिकवर दिस कॉस्ट, तुम वापस नहीं कर ले सकते इस पैसे को, ठीक है। तो दीज कॉस्ट्स आर इररिलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दीज कॉस्ट्स आर इररिलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग, क्योंकि हमें डिसीजन मेकिंग में ऐसा कोई काम ही नहीं है, ये हमें डिस्टर्ब करता ही नहीं है, क्योंकि ये वो खर्चा है जो एक बार हो गया तो हो गया, उसके बाद इसके बारे में सोचना भी नहीं है। क्यों? क्योंकि आप रिकवर ही नहीं कर सकते इसको। दीज कॉस्ट्स आर इररिलेवेंट इन डिसीजन मेकिंग। अगर आपको बिजनेस से रिलेटेड कोई डिसीजंस लेने हैं, ये वाली कॉस्ट आपको किसी भी तरीके से डिस्टर्बेंसेस नहीं देंगी, क्योंकि ये रिकवर हो ही नहीं सकती। आपने एक बार तो कर दिया तो कर दिया, या तो खुश रहो या दुख में रहो, ठीक है, ये सर एक बार आपके और ऊपर बता है। दीजिए। एक संक कॉस्ट बेटा ये होता है, दोज कॉस्ट which we have incurred once and now cannot be recovered। ऐसा कॉस्ट जो आपने एक बार कर दिया, ऐसा खर्चा जो आपने एक बार कर दिया, अब वो खर्चा वापस नहीं लिया जा सकता। बहुत सारे प्रोडक्ट खरीदते हो, ठीक है, लाइफ में। अब चीप गुड्स ऐसे होते हैं जहाँ पे कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिनकी पॉलिसी होती है कि नो रिटर्न पॉलिसी, रिटर्न नहीं किया जाएगा ये, ठीक है, नो एक्सचेंज नो रिटर्न होता है ना बहुत सारे प्रोडक्ट पे। तो भाई नो एक्सचेंज नो रिटर्न वाला जो स्कीम है, जो पॉलिसी है, ये आपका संक कॉस्ट कहलाएगा।
इन केस अगर आपने किसी भी तरीके से उस प्रोडक्ट को खरीद लिया जिसपे नो रिटर्न नो एक्सचेंज का वो है पॉलिसी, ठीक है, और अगर बाद में वो आपको यूजफुलनेस नहीं लगी उसकी, तो भाई वो तुम्हारा संक कॉस्ट है। क्यों? क्योंकि ये पैसे अब तुम्हारे पास वापस नहीं आए, ठीक है। ये वो खर्चा था जो एक बार कर दिया, अब वापस से नहीं लिया जा सकता, ठीक है। एंड ये बिजनेस में ना बहुत बार होता है, पर ये इररिलेवेंट होता है डिसीजन मेकिंग, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता डिसीजन। क्लियर है राधा? यस सर। ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा। दो कॉस्ट और एंड देन क्लास खत्म करके जो मैंने सोचा था शॉर्ट रन कॉस्ट आज शुरू करने का, अब वो कल ही हो पाए। चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट इज प्राइवेट कॉस्ट। प्राइवेट कॉस्ट एंड सोशल कॉस्ट दोनों एक साथ समझो। प्राइवेट कॉस्ट एंड सोशल कॉस्ट कुछ नहीं है। प्राइवेट कॉस्ट जो है ना वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट ही कहलाता है। एक गुड्स को बनाने में जो खर्चे आए हैं दैट इज प्राइवेट कॉस्ट, ठीक है। या फिर आप ये समझ लो कुछ ऐसे खर्चे जो इंडिविजुअल तक ही सीमित है। आप अपने ऊपर जो खर्चे करते हो उससे मुझे तो कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपने अपने लिए कपड़े खरीदे, आपने अपने लिए कुछ गुड्स सामान खरीदा, घर के लिए कुछ सामान खरीदा, ठीक है, या आपने खुद की कंजम्पशन पे गुड्स एंड सर्विसेज खरीदे, तो ये जो कॉस्ट आपने इनकर करी है उससे सामने वाली पार्टी या दूसरी पार्टी को तो कोई बेनिफिट मिलेगा नहीं, ये आपका प्राइवेट कॉस्ट है। पर कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जिससे एक ही पर्सन नहीं, सोसाइटी में जितने भी लोग होते हैं ना सबको उनके लिए भारी पड़ जाता है कॉस्ट कवर करना, ठीक है। मतलब ये कुछ ऐसे खर्चे, कुछ ऐसे नुकसान, ठीक है, जिसकी वजह से पूरी की पूरी सोसाइटी भुगतेगी अब इस नुकसान को। पूरी की पूरी सोसाइटी इस कॉस्ट को इनकर करेगी, वो होता है सोशल कॉस्ट। एग्जाम्पल से समझाता हूँ, ये तो सिंपल है। एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। एक्सपेंडिचर इनकर्ड, एक प्रोड्यूसर किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने के लिए जो भी खर्चे करता है वो प्राइवेट कॉस्ट है। एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इम्प्लिसिट कॉस्ट में लिखना बेटा, दिस कॉस्ट, और सोशल कॉस्ट में लिखना, दिस कॉस्ट इंक्लूड्स the disadvantages suffered by the society due to the production of a commodity, due to the production of a commodity. For example, wastage released in rivers will cause health hazards among the people who are residing in that area, सोशल कॉस्ट बेटा वो कॉस्ट होती है जो अपने फायदे के लिए आप कर लेते हो बट दूसरों को नुकसान के पॉइंट पे छोड़ देते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी बिजनेस फर्म्स होती हैं, फैक्ट्रीज होती हैं जो सोसाइटी के एनवायरनमेंट में ही प्रोडक्शन कर रही होती है, क्योंकि ठीक है सोसाइटी के आसपास रह के ही प्रोडक्शन कर रही होती है, ठीक है। तो नॉर्मल सी बात है बेटा, जब वो सोसाइटी के आसपास रह के ही प्रोडक्शन कर रही है तो चिमनी से आग निकलेगी ही निकलेगी, ठीक है, जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन होगा ही होगा। अब ये लोग क्या करते हैं, फैक्ट्री वेस्ट ना अगर नियर बाय कोई रिवर है तो उस पर भी रिलीज कर देते हैं, छोड़ देते हैं गंदा पानी, ठीक है, गंदा वेस्ट उसमें चला जाता है। तो नियर बाय जितने भी लोग अगर रहते हैं उस सोसाइटी में, रिवर के किनारे
या उसी एरिया में जहाँ पे वो फैक्ट्री चल रही है, जहाँ पे इतना सारा गंदा धुआं निकल रहा है, तो बेटा नॉर्मल सी बात है, उन बंदों को, जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं, पीपल्स, दे आर गेटिंग इन्फेक्टेड। ओके, वो लोग इन्फेक्टेड हो जाएंगे, ठीक है। उनको पोल्यूशन से, गंदी हवा से उनको सांस लेने में प्रॉब्लम, सबको अस्थमा हो सकता है, हाँ, और गंदा पानी पीने को मिलेगा, टाइफाइड, जॉन्डिस, कोलेरा, कुछ भी हो सकता है। तो ये कॉस्ट कैसे हुआ कि आपने फैक्ट्री बनाने के लिए ये सब करना, ऑपरेशन तो स्टार्ट किया, बट आप सोसाइटी को जितना बेनिफिट दे रहे हो ना, उससे ज्यादा नुकसान दे रहे हो। अगर ये नुकसान उनकी हेल्थ पे हुआ तो बेचारों के डॉक्टर के चक्कर लग जाएंगे, ठीक है। डॉक्टर के चक्कर लग जाएंगे तो डॉक्टर की तो बल्ले बल्ले, और उनका फीस जाएगा फिर, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे तुम अपने बेनिफिट के लिए सोसाइटी को कितना नुकसान पहुंचा रहे हो। तो सोशल कॉस्ट वो होता है जो सोसाइटी को इनकर करना पड़ता है जस्ट बिकॉज ऑफ द डिस्टर्बेंसेस क्रिएटेड बाय द एक्सटर्नल पार्टीज, लाइक योर फर्म्स, बिजनेस फर्म्स, फैक्ट्रीज, ठीक है। वो आपका सोशल कॉस्ट कहलाता है, ठीक है। तो ये वो कॉस्ट होता है जो हम करना नहीं चाहते हैं, बट बिकॉज ऑफ दी अनदर पार्टीज वो हमसे करवा रहे हैं, ठीक है। और अगर वो ऐसा काम ना करे तो शायद हेल्थ बेकार भी ना हो, और हेल्थ बेकार ना हो तो फिर डॉक्टर की फीस भी ना जाए, वो कॉस्ट भी इनकर ना करनी पड़े, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड सोशल कॉस्ट। आई होप ये क्लियर है आपको, प्राइवेट कॉस्ट एंड सोशल कॉस्ट। थम्स अप देंगे एक बार, ओके, ठीक है। तो यही कुछ कॉस्ट होते हैं जो इकोनॉमिक्स में इंपॉर्टेंट होते हैं मेनली। अदरवाइज कॉस्ट की तो कमी ही नहीं है, आप लोग अकाउंट में जाके पढ़ोगे कॉस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, बहुत तरीके के कॉस्ट होते हैं, बट इकोनॉमिक्स में कुछ ये कॉस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं जिसपे रिपीटेडली कभी कभी पूछ लेता है, जिसपे आपको फोकस बना के रखना है, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट पे, ठीक है। रिपीट करता है एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट, और एक रिपीट करता है फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। तो फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट तो जब हम कॉस्ट के वो स्टार्ट कर लेंगे, शॉर्ट रन कॉस्ट, तभी स्टार्ट हो जाएगा वो कल से। तो कल हमारा आते टॉपिक ही यही होगा, शॉर्ट रन कॉस्ट। और शॉर्ट रन कॉस्ट में पहला टॉपिक होगा फिक्स्ड वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। तो वो हम करेंगे कल से डिस्कस। अभी हम इकोनॉमिक्स क्लास को यहाँ पे एंड करते हैं विद द वेरियस टाइप्स ऑफ कॉस्ट, यहाँ पे हो गया है, ठीक है। इसको पढ़ो, समझो, कहीं भी डाउट आए क्लास में पूछना, ठीक है। एंड वी विल कंटिन्यू फर्दर फ्रॉम टुमारो, ठीक है। तो मिलते हैं बेटा ईगो की क्लास में कल। बाकी अभी नेक्स्ट क्लास थोड़ी देर में स्टार्ट करें, चलो, सी यू इन फ्यू मिनट्स, थैंक यू।